टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जैसा वर्ड से ही पता चल रहा है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन मतलब होता है हिस्सा, पार्ट, मतलब किसी में कितना हिस्सा है किसी चीज का, ये फ्रैक्शन ही शो करता है। हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। और ये है मोल फ्रैक्शन, मतलब किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट या कितना सॉल्वेंट का अंश है, उसका पार्ट है उस फुल सॉल्यूशन में, यही बताता है मोल फ्रैक्शन। जनरली ये भी एक कंसंट्रेशन को ही डिनोट करने का टर्म है, लेकिन ये बेसिकली इसके फ्रैक्शन को शो करता है कि कितना पार्ट नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। तो इसके डिफिनेशन को भी देखते हैं। द रेशियो ऑफ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन एंड द मोल ऑफ द कंपोनेंट्स सॉल्यूट, मतलब यहाँ कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मतलब रेशियो ऑफ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन में दो पार्ट है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। तो दोनों के मोल को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमको सॉल्यूशन का टोटल मोल मिल जाएगा। और किसके साथ रेशियो है, उसके कंपोनेंट के साथ। कंपोनेंट मीन्स सॉल्यूट या सॉल्वेंट के मोल के साथ हम क्या करते हैं, उसका फ्रैक्शन कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमको मोल फ्रैक्शन मिल जाता है। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन अगर हम सॉल्यूट का निकालेंगे तो उसको एक्स सॉल्यूट कहते हैं, एक्स डिनोट करता है मोल फ्रैक्शन को। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को भी हम लोग एक्स सॉल्वेंट से, एक्चुअली ये जो एक्स एक मैथमेटिकल टर्म है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको केमिस्ट्री में एक्स बोल सकते हैं। एक्स सॉल्यूट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और एक्स सॉल्वेंट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका एक फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं, डिफिनेशन से फॉर्मूला बन जाता है इजिली। एक्स सॉल्यूट इक्वल टू एन सॉल्यूट बाय एन सॉल्यूशन, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कंपोनेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया, मोल को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, तो एन सॉल्यूशन अपॉन जो उसका सॉल्यूट पार्ट है, सॉल्यूट एन सॉल्यूट। एन सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन में दो चीजें मिली रहती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमको टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो एन सॉल्यूट बाय एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। फिर है एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू एन सॉल्वेंट बाय एन सॉल्यूशन, मीन्स एक्स सॉल्वेंट। अब हम लोग सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसको हमको अदरवाइज लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एन सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन को उसको ब्रेक कर देते हैं, तो एन सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये दिखा रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मतलब अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन सिंपली। और अगर हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से रेशियो कर देंगे, उसका डिवाइड कर देंगे तो हमको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो मोल्स का फॉर्मूला तो सबको पता है, हम लोग मोल को एन से डिनोट करते हैं, एन इक्वल टू डब्ल्यू बाय एम। अगर हमको यहाँ एन सॉल्यूट निकालना है तो हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसी तरह अगर हम लोग को एन सॉल्वेंट निकालना है तो डब्ल्यू सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। हम लोग इस फॉर्मूले को भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, मैं एक का करके दिखा दे रहा हूँ एक्स सॉल्यूट का। तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हम लिख सकते हैं डब्ल्यू सॉल्यूट बाय एम सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू सॉल्यूट बटा एम सॉल्यूट प्लस डब्ल्यू सॉल्वेंट बटा एम सॉल्वेंट। ये आपका टोटल मैंने ब्रेक करके पूरा डीपली समझा दिया है कि किस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको रीअरेंज कर सकते हैं, एक्स सॉल्यूट बराबर ये डब्ल्यू सॉल्यूट बाय एम सॉल्यूट, इसको हम लोग लिख सकते हैं एन सॉल्यूट बाय डब्ल्यू सॉल्यूट बाय एम सॉल्यूट। तो ये हो गया एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट।
इसी को हम लोग फॉर्मूला में लिखे हुए हैं n सॉल्यूट बटा n सॉल्यूशन। अगर हम लोग x सॉल्यूट प्लस x सॉल्वेंट को ऐड कर देते हैं तब क्या होता है, इसको देखते हैं। अगर हम लोग x सॉल्यूट प्लस x सॉल्वेंट को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो उसका जो एक टर्म आता है वो पूरा का पूरा यूनिटी हो जाता है। आप इसको अगर ऐड भी करेंगे तो n सॉल्यूट बाय n सॉल्यूशन वो आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपको वैल्यू मिलता है 1। तो एक और टर्म है, कभी कभी जेईई नीट में चेक करने आता है, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 या 1 से हमेशा कम ही होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब हम लोग आगे आते हैं। मोल फ्रैक्शन मोलरिटी और नॉर्मलिटी। मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि इसमें सारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। मोल बाय मोल है तो मोल आपस में कैंसिल होके नो यूनिट हो जाता है। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। अब हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी की। टेम्परेचर डिपेंडेंसी, टेम्परेचर पे क्या क्या डिपेंड करता है। तो मोल फ्रैक्शन आपका टेम्परेचर पे कोई डिपेंड नहीं करता, नो डिपेंड। ये आपका बहुत फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। मोललिटी आपका डिपेंड करता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम का टर्म है, बाय हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करते हैं। सॉरी, मोललिटी भी नो डिपेंड करता है क्योंकि इसमें सॉल्वेंट का हम लोग ग्राम लेते हैं। और जो मोलरिटी है ये आपका डिपेंड करता है, और जो नॉर्मलिटी है ये भी आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो हम लोग टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी को देख लिए। मोल फ्रैक्शन डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे क्योंकि इसमें मोल है और मोल में W/m होता है, और ना ही मोलर मास और ना ही वेट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए मोल फ्रैक्शन डिपेंड नहीं करेगा। मोलरिटी आपका मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, तो यहाँ भी मोल्स और वेट दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए मोलरिटी भी डिपेंड नहीं करेगा। मोलरिटी आपका डिपेंड करता है क्योंकि इसमें बाय वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो चेंज होता है, इसलिए यहाँ पर डिपेंड करेगा। और जो नॉर्मलिटी है वो भी आपका डिपेंड करता है क्योंकि इस पे भी, इसके फॉर्मूले में भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का जिक्र रहता है, फॉर्मूले में वो एग्जिस्ट करता है, इसलिए। अब हम लोग एक मोल फ्रैक्शन पर हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इसके न्यूमेरिकल थोड़े लेंदी होते हैं लेकिन इजी होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का जो यूजेज है वो आपका काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आप लोग मोल्स को अच्छे से उसको आप लोग नोट डाउन कर लें। इससे जेईई नीट में काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं इससे। रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। तो अगर आपको इक्विवेलेंट वेट पता है तो मोलिकुलर मास ऑब्वियसली आपको पता होगा, और मोलिकुलर मास पता है तो आपको इक्विवेलेंट वेट पता चल जाएगा। तो नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई मोलिकुलर मास। मतलब क्या हुआ, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई मोलिकुलर मास। ये आपका जनरल फॉर्मूला है, इसके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर पे आते हैं। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन पे एक न्यूमेरिकल है, इसको पहले एक और समझ लें न्यूमेरिकल को। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, मतलब इथाइल अल्कोहल एंड वाटर इन सॉल्यूशन which contain 92 gram C2H5OH and 36 ग्राम H2O। तो यहाँ पे जनरली इसका अमाउंट ज़्यादा है तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा और H2O आपका सॉल्यूट हो जाएगा। बट यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मतलब नहीं है, हमको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है C2H5OH एंड वाटर का। तो मोल फ्रैक्शन का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला होगा
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मोल्स ऑफ ये जो सॉल्यूशन यहाँ प्रिपेयर हो रहा है, इसमें H2O भी है और इसमें इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH भी डाला गया। मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद ही ये सॉल्यूशन पूरा का पूरा प्रिपेयर हो रहा है। तो इसमें इस सॉल्यूशन में इसका कितना पार्ट है मतलब फ्रैक्शन है और इसका कितना फ्रैक्शन है मोल में, वही हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस मोल्स ऑफ H2O। तो मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस मोल्स ऑफ H2O, ये आपका एक पूरा कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग इसमें एक एक करके सबको कैलकुलेट करते हैं। ये अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल का है। तो मोल ऑफ C2H5OH, ये N है और ये X है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। तो WC2H5OH बाय मोलर मास ऑफ C2H5OH। तो W तो हमको क्वेश्चन में दिया गया है, कितना है 92 ग्राम। तो ये तो 92 ग्राम है और हमको C2H5 का मोलर मास निकालना होगा। तो मोलर मास निकालने के लिए सेम वही पैटर्न है, कार्बन का 12 × 2 प्लस 1 × 5 प्लस 16 प्लस 1। हम अगर सबको सॉल्व करते हैं तो इसका मोलर मास आपको 46 आता है। ठीक है, तो ये आपका मोलर मास आ गया 46। तो बस इसको फॉर्मूला पे बिठा देना है, इक्वल टू W आपका 92 है, 92/46। सॉरी, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो 92/46, ये आपका 2 मोल आ गया। ये मोल ऑफ C2H5OH आ गया। उसी तरह से हमको मोल ऑफ H2O निकालना होगा। तो WH2O, ठीक है, अपॉन MH2O। तो मोलर मास ऑफ वाटर आपको 1 × 2 प्लस 16, ये तो 18 हो जाएगा। और W आपको क्वेश्चन में दिया गया है 36 ग्राम। तो NH2O आपका निकल जाएगा 36/18 = 2। मतलब NH2O नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का आपका आ जाएगा 2 मोल। तो इन दोनों को हम लोग एक जगह कहीं नोट डाउन कर लेते हैं। तो N इधर कर लेते हैं, NC2H5OH इसका वैल्यू आया है आपको 2 मोल और NH2O इसका भी वैल्यू आया है 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब इजी है, इसके बाद हम लोग अपना काम करते हैं। अब इसको फॉर्मूला है, हम लोग को निकालना है X मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इक्वल टू मोल ऑफ C2H5OH बटा मोल ऑफ C2H5OH प्लस मोल ऑफ H2O। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो N 2/2 प्लस NH2O भी 2 है, इसका वैल्यू भी 2 रख देंगे। तो 2/4, ये आपके आ गया 1/2, 0.5। तो X C2H5OH मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल का वैल्यू आ गया 0.5। तो इसका यूनिट कोई कुछ नहीं होता। X H2O कैलकुलेट करेंगे इसी तरह से, X H2O मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O प्लस, क्योंकि सॉल्यूशन में दोनों है इसलिए हमको दोनों लिखना है, 2/2 प्लस 2। तो X H2O भी आ गया आपका 0.5। आप इसको निकाल के चेक भी कर सकते हैं कि दोनों को जोड़ने पर हमको इसका आंसर 1 आ जाना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं इसको। X
H2O प्लस XC2H5OH दोनों को मिलाने पर 1 आ जाना चाहिए। तो देखते हैं 1 0.5 प्लस 0.5 दोनों का मोल फ्रैक्शन हमने ले लिया। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका 1 आ जाता है। तो LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हो गए, मतलब मेरा जो न्यूमेरिकल है वो सही बना हुआ है। आप यहाँ के बाद एक स्टेप और कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आप यहाँ के बाद डायरेक्ट 1 माइनस XC2H5OH अगर कर देंगे तो आपको ये XH2O भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल सकता है। तो 1 माइनस 0.5 तो इक्वल टू XH2O, XH2O बराबर 0.5। तो या तो आप लोग इससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ के स्टेप के बाद का नेक्स्ट टॉपिक है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी एक तरह का सेंस है सोल्यूबल, मतलब कि कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में कितना सोल्यूबल है और कब तक सोल्यूबल हो सकता है कि जिससे सॉल्यूशन का प्रिपरेशन होता रहे, यही कहलाता है सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी ये एक समझने का सेंस है। दूसरा आप इसको इस सेंस में समझ सकते हैं कि घुलने की क्षमता, मतलब कैपेबिलिटी टू सोल्यूबल इन सॉल्वेंट, मतलब कोई भी सॉल्यूट है वो उस सॉल्वेंट में घुल पा रहा है या नहीं, ये भी आपका सोल्युबिलिटी ही डिस्क्राइब करता है। और आप इसको एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन का, उसको भी एक्सप्लेन सोल्युबिलिटी करता है। अगर आपका किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट अमाउंट ज़्यादा सोल्यूबल है, मतलब उसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा है, मतलब वो उसमें ज़्यादा घुल पा रहा है इजिली, आसानी से, तो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। जिस प्रकार से जैसे मान लीजिए हम किसी शुगर को अगर वाटर में अगर डाल रहे हैं तो हम उसको जब तक डाल सकते हैं कि तब तक वो घुलता रहे, लेकिन एक ऐसा स्पेसिफिक कंडीशन आ जाएगा कि जब उसमें चीनी नहीं घुलेगा, ठीक है। तो हम लोग सोल्युबिलिटी के डेफिनेशन को देखते हैं। उसका डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। इसका क्या मीन्स हुआ कि हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे कि कहाँ पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में, और उसमें कितना अमाउंट हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे, यही कहलाता है सोल्युबिलिटी। मतलब द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व, इसका मतलब हुआ हम कोई सॉल्यूट मिला रहे हैं। कहाँ मिला रहे हैं? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। और कब तक मिला रहे हैं? जब तक फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसको आप, मैंने नीचे में लिखा है, इसको आप समझिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक्स्ट्रा टॉपिक है, आपको 9th 10th में पढ़ाया गया होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन है। क्या है कंडीशन सॉल्यूशन का? नो मोर सॉल्यूट एडिंग इन अ सॉल्वेंट। वैसा कंडीशन जिसमें सॉल्यूशन में अब कोई भी सॉल्यूट या किसी भी अमाउंट में डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, वो कंडीशन आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा समझने में। मतलब सॉल्वेंट में जो हम सॉल्यूट अमाउंट ऐड कर रहे हैं वो हाईली सॉल्यूबल है या नहीं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो उसमें सॉल्यूबल हो रहा है तो हम उसको कब तक उसमें सॉल्यूबल उसमें कर सकते हैं, ये सॉल्युबिलिटी ही बता सकता है। तो सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशन चैप्टर में अलग अलग कंडीशन में हम लोग अभी तक बस जो मेनली जो चला आ रहा है ट्रेडिशनली कि शुगर को वाटर में ऐड करना या डिसॉल्व करना, तो हम लोग सॉल्युबिलिटी का कंडीशन है, या हम इसको टाइप भी कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब लिक्विड में किसी सॉलिड को मिलाना, जैसे वाटर में किसी शुगर को मिलाना या सॉल्ट को मिलाना। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, किसी लिक्विड में गैस को मिलाना, जैसे वाटर में CO2 गैस को मिलाना, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। इसका बहुत अच्छा थ्योरी है, हेनरी लॉस है, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग आगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में हम लोग लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी का टर्म यूज होता है। उसके बाद है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें हम लोग मिसिबल और इमिसिबल का कंसेप्ट है इसमें, कि क्या हर एक लिक्विड सभी लिक्विड में सॉल्युबल है। अगर हम वाटर को अगर किसी हम एथेनॉल या अल्कोहल में डाल रहे हैं तो वो इजिली डिसॉल्व हो जा रहा है, सॉल्युबल है। लेकिन अगर हम ऑयल को अगर हम वाटर में डालते हैं तो क्या वो उसमें सॉल्युबल है? तो नहीं है। तो इसका क्या कंडीशन है वो हम लोग देखेंगे।
तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा हम लोग इसको थोड़ा डीपली में देखेंगे। ये सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब इसमें लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में हेनरी लॉ का, और लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे मिसिबल इनमिसिबल का कंसेप्ट। इसके बाद आता है कि सॉल्युबिलिटी को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग है। तो हर एक के लिए सॉलिड इन लिक्विड, गैसेस इन लिक्विड, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, सभी के लिए अलग अलग कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन है। तो जैसे सॉलिड इन लिक्विड के लिए लैटिस एनर्जी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, उसी तरह से गैस इन लिक्विड में भी आपका टेम्परेचर और प्रेशर का कंसेप्ट आता है। इसमें प्रेशर का काफी ज्यादा कंसेप्ट है, हेनरी लॉ उसी को एक्सप्लेन करेगा। लिक्विड लिक्विड में आपका मिसिबल और इमिसिबल का कंसेप्ट है, जो कि मेनली टेम्परेचर डिपेंडेंसी इसमें इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन हम लोग इसको फिर भी एक बार स्टडी कर लेंगे। तो सॉल्युबिलिटी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सॉल्यूशन चैप्टर का, एक अच्छा टॉपिक है। इसके बाद जो टॉपिक आता है, अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसके आगे फैक्टर अफेक्टिंग हम लोगों को पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ना है। इसके बाद वेपर प्रेशर राउल्स लॉ की थ्योरी आएगी, जो कि सॉलिड इन लिक्विड पर ये चैप्टर पूरा बेस्ड है। बेसिकली हम लोगों को इस चैप्टर में इस सेक्शन पर फोकस करना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसी पर पूरा चैप्टर है। और एक हेनरी लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपका इस पे ये कवर करेगा। और बाकी जितने भी राउल्स लॉ हैं, राउल्स लॉ ये आपका सॉलिड इन लिक्विड, मतलब हम ये अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है आपका। तो हेनरी लॉ आपका मात्र 5% आपका कवर करता है, लेकिन ये ज़्यादा 80 to 85% टॉपिक आपका कवर करता है सॉल्यूशन चैप्टर का, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी कंसेप्ट से। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी।